नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राजेंद्र सर। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास में वीडियो डायरेक्ट पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वह शाखा कहलाती है विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दोस्तों, जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा से अगर हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं तो ये परिवर्तन एक अस्वतः प्रक्रम है, यानी ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप नहीं होती। इसके लिए हमें बाहर से कोई काम करना पड़ेगा, जैसे बैटरी या विद्युत खर्च करनी पड़ेगी। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा जो बनाते हैं वो प्रक्रम स्वतः प्रक्रम होता है, अपने आप होता है, आपको बाहर से कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऐसे उपकरण कहलाते हैं सेल या बैटरी। इनके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। उससे पहले पढ़ते हैं हम चालक, कंडक्टर्स। ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं या ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, वो सभी पदार्थ कहलाते हैं चालक। और ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो कहलाते हैं अचालक। चालकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, और दूसरा है विद्युत अपघटनी चालक। इन दो भागों में बांटते हैं। पहला धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, जैसे कि नाम से ही पता लगता है इलेक्ट्रॉनिक चालक, मतलब इनमें जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे, तभी विद्युत धारा का चालन होगा। इस प्रकार के चालकों को कहा जाता है धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। इन चालकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? एक तो यही हो गया कि विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। दूसरा, इनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो इनके रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं होता है। तीसरा है, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उसकी दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, यानी अगर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह लेफ़्ट टू राइट होता है तो विद्युत धारा का प्रवाह राइट टू लेफ़्ट होगा। इनके अगर एग्जाम्पल्स देखें धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकों का, तो मैक्सिमम जो धातुएं हैं वो उनके अलावा कुछ अधातुएं भी हैं, जैसे ग्रेफाइट और कार्बन ब्लैक। इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसके कारण ये धात्विक चालकता प्रदर्शित करते हैं। धात्विक चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला कारक है धातु परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर धातु के संयोजकता कोष में अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह अधिक होगा। अगर संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन्स ही कम होंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह भी कम होगा। दूसरा है धातुओं की प्रकृति और
संरचना, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, उनकी नेचर कैसी है, इस पर भी धात्विक चालकता प्रभावित होती है। तीसरा है धातुओं की डेंसिटी, घनत्व कितना है। अगर धातुएं अधिक मात्रा में उपस्थित है, उनका घनत्व अधिक है, तो चालकता भी अधिक होगी। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट है टेम्परेचर, तापमान। धात्विक चालकता तापमान पर निर्भर करती है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो धात्विक चालकता कम होती है। अगर हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, धात्विक चालकता का मान कम होता है। उसके पीछे कारण है, जैसे ही कोई धातु है, अगर हम उसको हीट करते हैं तो गर्म करने से उसके मध्य उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे ऊर्जा के कारण, क्योंकि उसको हीट से एनर्जी मिलेगी, उसके कारण वो वाइब्रेशन मोड में आ जाएंगे। यानी वो जो धारा की दिशा है, जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो है, वो सीधी दिशा में नहीं होके वाइब्रेट करेगा, यानी उसमें प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है और प्रतिरोधकता बढ़ती है, इस कारण चालकता कम हो जाती है। दूसरी हम बात करें विद्युत अपघटनी चालक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इन चालकों की विशेषता होती है कि इनमें विद्युत धारा का जो चालन है वो आयंस के द्वारा होता है, और ये आयन विपरीत आवेशित होते हैं। एक धन आवेशित होगा और दूसरा ऋण आवेशित। इन विपरीत आवेशित आयनों के प्रवाह के कारण ही विद्युत अपघटनी चालकता प्रदर्शित होती है। अब इनकी क्या क्या विशेषता है। पहली विशेषता तो हो ही गई है कि विद्युत अपघटनी जो चालकता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। दूसरा, इनके रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है, यानी जब हम किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो विपरीत आवेशित आयन हैं वो इलेक्ट्रोडों की ओर प्रवाहित होते हैं और विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर जाकर निक्षेपित हो जाते हैं, यानी इनके रासायनिक संगठन में परिवर्तन आ जाता है। जो लास्ट विशेषता है कि विद्युत अपघटनी जो चालक हैं ये ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत अपघटनी चालक चालकता प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में इनके आयनों की मुक्त गति या आयन है वो मूवमेंट गति नहीं कर सकते हैं। आयनों के लिए गति के लिए उनको पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाती है, इसलिए ये ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं। या हम एक लाइन में कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में इनके आयन्स हैं वो मुक्त गति नहीं कर सकते हैं, इस कारण से ठोस अवस्था में विद्युत अपघटनी चालक अचालकता प्रदर्शित करते हैं। विद्युत अपघटनी चालकों को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है अंतर आयनिक आकर्षण। विद्युत अपघटनी चालकों में दो आयन हैं, धनायन और ऋणायन। अगर इनके आयनों के मध्य आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है तो ये आयन चालकता कम प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि ये आयन विपरीत आवेशित आयनों की बजाय अपने आयनों को ज़्यादा आकर्षित करके रखते हैं। उनके एक दूसरे को छोड़ने के लिए इनके लिए परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि दोनों आयन मजबूती से जकड़े हुए हैं, इसलिए ये चालकता कम प्रदर्शित करेंगे। दूसरा है विलायक की श्यानता। जैसे हम इन विद्युत अपघट्य पदार्थों को जिस विलायक में घोलते हैं, अगर वो विलायक अधिक श्यानता का है, श्यानता मतलब ज़्यादा गाढ़ा है, तो इनके आयनों को गति करने में अवरोध उत्पन्न होगा। इतनी आसानी से गति नहीं कर सकते, इसलिए श्यानता अधिक होने पर विद्युत अपघटनी चालकता कम हो जाती है। दूसरा है विलायक की श्यानता।
श्यानता से हम यहाँ तनुता से जोड़ेंगे, यानी अगर हम किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में और अधिक विलायक यानी जल मिला देते हैं तो वो तनु हो जाएगा, और तनुता बढ़ने के साथ साथ विद्युत अपघटनी चालकता बढ़ती है। यानी अब इस सांद्रता की बात करें तो सांद्रता कम होने के साथ साथ विद्युत अपघटनी चालकता बढ़ती है। उसके पीछे कारण है कि तनुता अगर हम बढ़ेगी तो ये जो आयन्स है इनका वियोजन अधिक हो जाएगा, वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, धनायन और ऋणायन की संख्या बढ़ जाएगी वियोजन होने के साथ साथ, इसलिए इनकी चालकता भी तनुता बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। और चौथा जो मुख्य इम्पोर्टेंट है टेम्परेचर। ध्यान रखना, धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकों का जो चालकता है वो तापमान बढ़ाने से घटती है, जबकि विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता तापमान बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता भी बढ़ेगी। कारण क्योंकि ये विलयन अवस्था में है, विलयन अवस्था में हम जैसे ही हीट करेंगे, हीट करते हैं तो इनके वियोजन की मात्रा बढ़ेगी या कहें आयनों की संख्या बढ़ेगी और आयनों में गतिज ऊर्जा भी मिलेगी, जिसके कारण ये आयन तेजी से गति करेंगे और विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करेंगे। तो इस कारण से टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो विद्युत अपघटनी चालकता का मान भी बढ़ता है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में डालने पर वे अपने आयनों में आयनित हो जाते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, ऐसे सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में डालने पर वे अपने आयनों में आयनित हो जाते हैं और विद्युत धारा का चालन करते हैं, ऐसे पदार्थ वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा के आधार पर विद्युत अपघट्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ऐसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो जल में डालने पर 100% या कहें पूर्णतः अपने आयनों में आयनित हो जाते हैं, वे सभी पदार्थ कहलाते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। 100% यानी अगर हम मान लीजिए NaCl को अगर हम जल में घोलते हैं और हमारे पास में इसके 100 अणु हैं तो 100 Na+ प्राप्त होंगे, 100 आयन तो Na+ के होंगे और 100 आयन ही Cl- के प्राप्त होंगे। यानी ये 100% वियोजित हो गया या आयनित हो गया तो ये विद्युत अपघट्य कहलाएगा प्रबल वैद्युत अपघट्य। जबकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य की बात करें तो ऐसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिनको जल में डालने पर वे पूर्णतः अपने आयनों में आयनित नहीं होते, 100% अपने आयनों में आयनित नहीं होते, ऐसे वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। मान लीजिए अमोनियम एसीटेट के हमारे पास में 100 मॉलिक्यूल्स हैं और इनको आयनित किया तो एसीटेट आयन और अमोनियम आयन बने। मान लीजिए 60 मॉलिक्यूल एसीटेट आयन के और 60 ही अमोनियम आयन के प्राप्त हो गए। तो ये आयनित तो हुए हैं लेकिन 100% नहीं हुए, 60% हो गए, 70% हो गए। तो 100% अगर आयनित नहीं होते हैं तो वो कहलाते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य।
अब इनके हम एग्जाम्पल्स देखें। प्रबल वैद्युत अपघट्यों के एग्जाम्पल्स हैं प्रबल अम्ल। सभी जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जैसे HCl, HNO3, H2SO4 एक्सेट्रा, सभी प्रबल क्षार NaOH, KOH और कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। और प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण जैसे NaCl, K2SO4, NaNO3 आदि। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण जैसे NH4Cl, NH4Cl NH4OH प्लस HCl से बनेगा। तो अम्ल तो प्रबल है और क्षार दुर्बल है। तो इनसे जो लवण बनते हैं NH4Cl एक्सेट्रा। दूसरा, तीसरा है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार जैसे CH3COOH और NaOH, तो CH3COONA। ये सभी प्रबल वैद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल्स हैं। प्रबल, सभी प्रबल अम्ल, सभी प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने सभी लवण प्रबल वैद्युत अपघट्य के अंतर्गत आते हैं। जबकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के अंतर्गत आएंगे दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण। ऐसे लवण जो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनेंगे। दुर्बल अम्ल में CH3COOH एसिटिक अम्ल आ गया, कार्बोनिक अम्ल है। दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इनसे बने हुए लवण जैसे अमोनियम एसीटेट, ये सभी दुर्बल वैद्युत अपघट्य में आते हैं। तो इनके आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं और कौन प्रबल है कौन दुर्बल है ये याद रखने हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।